हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.3 का भाग 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को अच्छी तरह से समझाया है। इसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखे हैं। अब इस वाले जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें भी हमें एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और फिर जो दोनों त्रिभुज हैं, बड़ा वाला त्रिभुज और जो मध्य बिंदु से जो बनेगा त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफल का हमें अनुपात भी ज्ञात करना है। और जो प्रश्न नंबर 4 है, उसमें हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमें त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हम तीनों के हम कुछ नाम दे रहे हैं। जैसे हमने ए, बी, सी इस तरह से बिंदुओं को नाम दे दिए हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे जिसमें ए, बी, सी ये 3 बिंदु रहेंगे। यहाँ पे हमें तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लेना है और फिर इससे एक त्रिभुज बनाना है और उसके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बिंदु के निर्देशांक हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ए और बी 2 बिंदु के निर्देशांक पता है और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हमने उसके लिए फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। सेम ऐसे ये बिंदु के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालेंगे। ऐसे ही बीसी के मध्य बिंदु, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने वाले फॉर्मूले से हम ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। और उसके पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर उनका अनुपात निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बिंदु है उसके निर्देशांक से हम x1 y1 का मान निकाल ले रहे हैं। x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान होगा ऋण 1, x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और y2 का मान होगा 1। सेम ऐसे ही x3 का मान हो जाएगा 0 और y3 का मान हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान देख सकते हैं हमारे पास 0 है, y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान 3 है, प्लस x2 का मान हमारे पास 2 है, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान -1 है। तो इसको इस तरह से कोष्टक में रखेंगे और फिर ये कोष्टक बंद, प्लस x3 का मान हमारे पास है 0, y1 का मान है -1 और y2 का मान है हमारे पास 1 और ये बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पर 1/2 और 0 और यहाँ 3 में से 1 हम घटा देंगे, बचेगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा, प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस तो ये घट जाएगा, सामने पे 0 है, सॉरी माइनस माइनस यहाँ जुड़ जाएगा तो 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 और ऋण चिन्ह भी आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 0 और 2 का हम गुणा कर देंगे तो ये तो हमेशा 0 ही होगा, प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 और 0 का गुणा करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 0 0 तो कोई संख्या नहीं बची, सिर्फ बचा है 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 8। तो अब हम 2 से 8 यहाँ पे काट देंगे तो ये बचेगा 4। तो इसका मतलब हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया है 4। तो हम इसको पूरा लिख ले रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 और ये वर्ग मात्रक भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो हमारा जो त्रिभुज है बड़ा वाला, इसके हम मध्य बिंदु ले लेते हैं और फिर उनके निर्देशांक निकालेंगे। फिर हम जो बीच में जो त्रिभुज आएगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इसका अलग से एक और चित्र बना ले रहे हैं। तो इस तरह से एबीसी त्रिभुज हो गया। AB के बीच का बिंदु हम ले रहे हैं P और BC के बीच का बिंदु ले रहे हैं Q और AC के बीच का बिंदु ले रहे हैं R। तो PQR हमने यहाँ पर ले लिए हैं।
अब हम ए बी के बीच का बिंदु जो यहाँ पे जो P आया है उससे हम मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, और AC का बीच का बिंदु है R, तो इनसे हम R का निर्देशांक निकालेंगे। उसी तरह से BC के बीच का बिंदु Q है तो उससे Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर AB का मध्य बिंदु P इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं इस तरह से। AB का मध्य बिंदु हमने P यहाँ पे अलग से बता दिए हैं। A के निर्देशांक हमें दिया हुआ है 0, ऋण 1 और B के निर्देशांक है 2 और 1। तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें भी x और y दो टाइप से निर्देशांक आएंगे। x का हो जाएगा x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2, और y का निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ x बराबर हम सीधे x1 का मान रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा x1 का, ये हो जाएगा x2 का। तो x1 का मान हो जाएगा 0 प्लस x2 का मान हो जाएगा 2, और पूरे के बटे यहाँ रख देंगे 2, और y में इसी तरह से रखेंगे y1 और y2 का। ये हो गया y1 का और ये हो जाएगा y2 का मान। तो ऋण 1 और प्लस 1 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 0 को यदि जोड़ेंगे तो x बराबर 2 बटे 2 ही होगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि x का मान आ रहा है 1, और सेम ऐसे यहाँ पे ऋण 1 से धन 1 यहाँ घट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 0 के बटे 2। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 0, मतलब बिंदु P के निर्देशांक आ गए हमारे 1, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक हो गए 1 और 0। ये हमारा बिंदु P का निर्देशांक हो गया। यहाँ पर हम अलग से लिख सकते हैं, अतः P बराबर 0, पहला मान आया है 1 और फिर 0। ये आया हमारा बिंदु P के निर्देशांक 1 और 0। अब इसी तरह से अब हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, फिर बिंदु R के निर्देशांक। तो अब BC का मध्य बिंदु Q है, तो इस तरह से BC का मध्य बिंदु यहाँ पर Q है, इसलिए हम अलग से दर्शा दे रहे हैं यहाँ पे। और B और C दोनों के निर्देशांक यहाँ लिख लिए हमने। तो ये x1 y1 का मान होगा और ये x2 y2 का मान होगा। तो फिर से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो इसमें दोनों x और y दोनों निर्देशांक होंगे। तो हम यहाँ पर आता है मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x का निर्देशांक निकालेंगे x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2। इसी तरह से y का निकालेंगे y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। यहाँ पर x1 और x2 का मान देखेंगे, ये x1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 धन 0 और पूरे के बटे 2। सेम ऐसे ही y1 प्लस y2 का मान देखेंगे तो 1 धन 3 पूरे के बटे 2। यहाँ पर देखेंगे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बटे 2। सेम ऐसे यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 के बटे 2। तो यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर x का मान आ रहा है 1 और यहाँ पे y का मान आ रहा है 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः q बराबर 1, 2। ये q के निर्देशांक आ गए। इसी तरह से अब हम यहाँ पर r के निर्देशांक निकालेंगे, तो हम वहां लिख सकते हैं इस तरह से। AC का मध्य बिंदु R है, यहाँ पे हमने देखेंगे ये x1 y1 और ये x2 y2 के मान हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। x1 और x2 का मान यहाँ पर देखेंगे 0, 0 ही है, तो यहाँ x बराबर 0 धन 0 पूरे के बटे 2, यानी कि x के बराबर में 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 बटे 2। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। सेम ऐसे इस तरफ में भी करेंगे। y1 और y2 का मान देखेंगे तो y1 का मान है ऋण 1 और y2 का मान है 3, तो ये हो जाएगा ऋण 1 धन 3 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर ऋण 1 और धन 3 दोनों घट जाएंगे तो बचेगा 2 के बटे 2। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो y बराबर आ रहा है 1। तो यहाँ पर देखेंगे बिंदु R के जो निर्देशांक आए हैं 0 और 1 आया है। तो ये हमारे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम अलग से PQR तीनों के निर्देशांक हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये x1 ये y1 का मान होगा, ये x2 ये y2 का मान होगा, और ये वाला जो है x3 y3 का मान होगा। तो अब हम यहाँ पर सीधे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। तो इस तरह से हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाए हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे अब हम देखेंगे 1 बटे 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ मान रख रहे हैं। x1 का मान देखेंगे यहाँ से 1 है,
y2 का मान देखेंगे यहाँ पे 2 है और y3 का मान यहाँ पर 1 है, प्लस x2 का मान यहाँ पर 1 है, y3 का मान 1 है और y1 का मान यहाँ से 0 है, प्लस x3 का मान यहाँ पर देखेंगे x3 का मान है 0 और y1 का मान यहाँ पर है 0 और y2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, कोष्टक बंद। यहाँ पर देखेंगे 1/2, 1 अभी ऐसे रख रहे हैं, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 अभी ऐसे रख रहे हैं, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा और प्लस यहाँ पर 0 अभी ऐसे रख रहे हैं, 0 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 2 बचेगा। अब हम यहाँ पर 1/2 1 और 1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर भी 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो 1 और 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बाहर तो 1/2 और यहाँ 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो देखेंगे आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है 1 वर्ग मात्रक। अब हमें यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा था कि जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो ये हमारा मेन आंसर आया है 1 वर्ग मात्रक। तो अब हमें यहाँ पे उसका अनुपात भी निकालना है, यानी कि जो छोटा त्रिभुज है और जो बड़ा त्रिभुज है दोनों के क्षेत्रफल का हमें अनुपात भी निकालना है। तो इस तरह से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोनों को हम अनुपात में रखेंगे, बट्टे में रखेंगे। PQR का क्षेत्रफल देख सकते हैं हमारा आया है 1 और जो ABC का क्षेत्रफल हमने इसके पहले निकाले थे उसका मान आया था 4, तो 1/4 हमारा आंसर आ चुका है। या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 1:4। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इतना बड़ा में जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें हमें 4 निर्देशांक दिए हैं जो एक चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक चतुर्भुज बना लिए हैं, हम इसको क्रम से नाम दे रहे हैं ABCD, इनको क्रम से ही लेना है निर्देशांकों को। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, हमारे पास तो चतुर्भुज के निर्देशांक दिए हैं और उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो अब हम इसको कोई भी एक विकर्ण को यहाँ से मिला दे रहे हैं। तो जैसे मान के चलो मैं एक विकर्ण A और C दोनों को मिला दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 त्रिभुज यहाँ पे डिवाइड होंगे, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, ऐसे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर बाद में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, ADC त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम निकाल ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम पहले त्रिभुज ADC के लिए निकाल रहे हैं, यानी ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ADC इस तरह से क्रम से रखेंगे और उनके निर्देशांक यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। अब इनको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3, इनको हम इस तरह से क्रम से मान ले रहे हैं। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसके लिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ होगा 1/2 और इस तरह से यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर अब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान हम यहाँ पर देख सकते हैं ऋण 4 है और फिर y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 3 और y3 का मान यहाँ पर है ऋण 2, तो इसको कोष्टक में रखेंगे, प्लस x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और y3 का मान है यहाँ पे ऋण 2 और y1 का मान यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2, तो इसको भी यहाँ पे छोटे कोष्टक में रखेंगे, प्लस x3 का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, y1 का मान देख सकते हैं यहाँ पे है ऋण 2 और माइनस, और y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ से तो ऋण 4 अभी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये ऋण तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 2। यहाँ पर देखेंगे ऋण यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो प्लस और माइनस यहाँ घट जाएंगे, तो 2 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा और यहाँ पर धन ऋण का यहाँ पे माइनस चिन्ह आना चाहिए, तो -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा -20 और प्लस ये हो जाएगा 0 और -15। यहाँ पे तो 0 मतलब कोई संख्या नहीं, ऋण 20 और ऋण 15 यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 और ऋण 35 हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो माइनस में आंसर आ रहा है, जो कि ये तो गलत है। तो आंसर हमेशा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमेशा धनात्मक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होगा। इसका मान ऋण में नहीं आना चाहिए, तो इसका मान ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 35 एकम 35 के बटे 2। तो यहाँ पर हम इसको धन कर लेंगे, यदि ऋण पे भी आंसर आएगा तो उसको हम यहाँ पे धन कर देंगे। तो त्रिभुज ADC का जो एरिया आ गया क्षेत्रफल 35 के बटे 2, हम इसको अभी यहीं पर रोकेंगे। अब हम यहाँ पर जो नीचे वाला जो त्रिभुज है ABC, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल आ गया 35 बटे 2। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम त्रिभुज ABC के लिए निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ABC के इस तरह से क्रम से नाम दे रहे हैं बिंदुओं के, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इनके ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2, x1 का मान यहाँ पर देखेंगे ऋण 4 है, y2 का मान यहाँ पर ऋण 5 है ऋण, और y3 का मान यहाँ पर ऋण 2 है, तो इसको कोष्टक में रखेंगे, प्लस x2 का मान यहाँ पर ऋण 3 है, तो इसे भी कोष्टक में रखेंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाएंगे। y3 का मान यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 माइनस, और y1 का मान यहाँ पर है ऋण 2, तो फिर इसको कोष्टक में रखेंगे, प्लस x3 का मान है हमारे पास 3 और y1 का मान है यहाँ पे ऋण 2 और फिर माइनस, और y2 का मान है यहाँ पे ऋण 5, तो इसे भी कोष्टक में रखेंगे। और अब यहाँ पर देखेंगे ये ऋण ऋण है, तो ये ऋण ऋण का यहाँ पे हो जाएगा धन, तो ऋण और धन धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे। तो यहाँ पर तो सामने पे ऋण 4 ही बचेगा, और यहाँ पे ऋण और ये धन घटेंगे तो 5 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये ऋण ऋण का यहाँ धन हो जाएगा, तो धन ऋण यहाँ घट जाएंगे, तो 2 में से 2 यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0, फिर ये हो जाएगा +3। यहाँ पर देखेंगे ये भी ऋण ऋण यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ घट जाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 और बड़ी संख्या के सामने का प्लस चिन्ह जाएगा। यहाँ पे अब हम 1/2 ऋण 4 और ऋण 3 का यदि हम गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और ऋण ऋण का धन हो जाएगा, और ये 3 शून्य में यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 12 और 9 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, तो यानी कि 1/2 और इधर पे आ जाएगा 21। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है 21/2 वर्ग मात्रक। तो अब हम यहाँ पर देखें हमारा त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल आ गया और त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम यहाँ पर दोनों जो क्षेत्रफल आए हैं, दोनों क्षेत्रफलों को यदि हम जोड़ दें तो यहाँ पे पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया त्रिभुज ADC और एरिया त्रिभुज ABC, दोनों के क्षेत्रफल हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो पहले वाले का क्षेत्रफल आया था 35/2 और दूसरे वाले का भी आया है 21/2। दोनों के हर समान हैं तो 2 एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को वैसे ही जोड़ देंगे। तो 35 और 21 को यदि हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 56 पूरे के बटे 2। तो 56 का आधा कर देते हैं, 2 से 56 को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 28 बार में। इसका मतलब आंसर आ रहा है 28 वर्ग मात्रक। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 भी हो चुका है। अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 है ये कक्षा 9 के अध्याय 9 में उदाहरण 3 में देखना है। तो हम कक्षा 9वीं की बुक देख लेते हैं, उसमें अध्याय 9 का उदाहरण 3 जो है तो देख सकते हैं ये कक्षा 9वीं की बुक है। यहाँ पे ये अध्याय 9 हमने यहाँ पे खोल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर जो 3 है ये यहाँ पे पेज नंबर 194 पे है उदाहरण नंबर 3। तो यहाँ पे ये इसका एक चित्र बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बना हुआ है और ये AD जो है इसकी माध्यिका है। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो AD होगी वो BC का यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाएगा, D जो है BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका एक चित्र बना लेंगे और फिर इसको आगे हल करते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं।
यहाँ पे एक AD जो है हमने माध्यिका खींचे हुए हैं। अब हमें इसके निर्देशांक नहीं पता है। देख सकते हैं जो D है बिंदु BC यानी कि भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम D के निर्देशांक निकाल लेते हैं मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। फिर उसके बाद हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है जैसा कि प्रश्न में कहा है। तो सबसे पहले हम बिंदु D के निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं AD यहाँ पे माध्यिका है, इसलिए BC का मध्य बिंदु यहाँ पर हो जाएगा D। तो सबसे पहले हम D के निर्देशांक निकालने के लिए B और C के निर्देशांक पहले हम लिख लेते हैं। B का निर्देशांक है यहाँ पे 3 ऋण 2 और जो C का निर्देशांक है 5 और 2। तो यहाँ पर हम x1 y1 इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर हम जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मध्य बिंदु D के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पे x1 का मान देख लेते हैं, यहाँ पर है 3 प्लस x2 का मान है यहाँ पे 5 और पूरे के बटे हो जाएगा 2। और इसी तरह से यहाँ पे y का देखेंगे, y1 का मान यहाँ पर है हमारे पास ऋण 2 और प्लस y2 का मान है हमारे पास 2 और पूरे के बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 5 और 3 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 के बटे 2। 2 से 8 यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान आ रहा है हमारे पास 4। सेम ऐसे इस तरफ में ऋण 2 और धन 2 ये दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 0 के बटे 2। तो यानी कि 2 से यदि 0 में भाग देंगे तो y का मान आ रहा है 0। तो जो बिंदु D है इसके निर्देशांक आ गए, यहाँ हम लिख ले रहे हैं अतः D बराबर 4 0। बिंदु D के निर्देशांक आ चुके हैं 4 0। अब हम यहाँ पर रख सकते हैं इसको 4 0, ये हमारा मान आ चुका है। अब हम त्रिभुज ABD इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और त्रिभुज ADC इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखेंगे क्या दोनों का मान सही या दोनों के मान बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं त्रिभुज ABD के लिए ABD के यहाँ पर हमने निर्देशांक लिख लिए हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल के लिए उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। x1 का मान यहाँ पर देखेंगे 4, y2 का मान हो जाएगा ऋण 2 और y3 का मान यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस x2 का मान है हमारे पास 3 और y3 का मान है 0 और y1 का मान है यहाँ पे ऋण 6। तो ऋण 6 को इस तरह से कोष्टक में रखेंगे प्लस x3 का मान है हमारे पास 4, y1 का मान है यहाँ पे ऋण 6 और y2 का मान है ऋण 2। तो ऋण 2 को इस तरह से कोष्टक में रखेंगे। यहाँ पे अब हम गुणा कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 4 बाहर वैसे ही रहेगा। ऋण 2 में से 0 को यहाँ पे ऋण जुड़ जाएगा तो 2 और 0 तो 2 ही रहेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह जाएगा प्लस 3। यहाँ पे ऋण का ये हो जाएगा धन और 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा प्लस 4। यहाँ पे देखेंगे ये ऋण यहाँ पे हो जाएगा धन और धन ऋण यहाँ पे घट जाएगा, मतलब 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा। यहाँ पर अब हम अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। 4 दूनी 8 हो जाएगा और ऋण चिन्ह आएगा प्लस 6 3 18 और प्लस यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 चौके 16। यहाँ पर देखेंगे ऋण 8 ऋण 16 और ये धन 18 यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा पहले ऋण 8 और 18 इसको हम धन ऋण ये घटा देते हैं तो 18 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 10। बड़ी संख्या के सामने का धन चिन्ह जाएगा और फिर ऋण 16 है। अब यहाँ पे 16 में से 10 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा ऋण 6। देखेंगे 2 से यहाँ पर 6 कट जाएगा 3 बार में, तो मतलब यहाँ पर मान आ रहा है ऋण 3। तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख दे रहे हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होगा तो यहाँ पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक। तो इसको जो यदि ऋण पे भी आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो उसको हम धनात्मक मान लेंगे।
तो ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब इसी के बाजू वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज एसीडी, एबीडी का भी निकाल चुके हैं हम। अब एसीडी का क्षेत्रफल हम निकाल लें। इस तरह से त्रिभुज एसीडी के लिए हम यहाँ पे एसीडी के निर्देशांक लिख ले रहे हैं और यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 के ये मान हो जाएंगे। तो अब हम त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ 1/2 तो ऐसे रहेगा। x1 का मान यहाँ पर देखेंगे 4, y2 का मान है हमारे पास 2, y3 का मान यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 5, y3 का मान यहाँ पे हो जाएगा 0 और y1 का मान है यहाँ पे -6, तो -6 इस तरह से कोष्टक में रखेंगे। प्लस x3 का मान है हमारे पास 4, y1 का मान हो जाएगा -6 और y2 का मान हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पर रखेंगे 1/2, 4 अभी बाहर ऐसे ही रखेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, प्लस 5, यहाँ पे ऋण ऋण यहाँ पे धन हो जाएगा और 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही बचेगा, प्लस यहाँ पर ऋण ऋण यहाँ पे धन हो जाएगा, यानी कि 6 और 2 जुड़ जाएगा, तो बाहर तो 4 है और अंदर हो जाएगा ऋण 8, 6 और 2 8 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। यहाँ पर अब हम इन कोष्टकों का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, धन 6 पंचे 30 और धन यहाँ पे 8 और 4 का गुणा करेंगे तो धन ऋण का भी गुणा होगा, तो धन ऋण का यहाँ हो जाएगा ऋण और 8 चौके 32 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 30 और 8 को पहले हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 30 और 8 यहाँ हो जाएगा 38 और इस तरफ में ऋण 32, तो 38 और 32 को यदि हम घटा दें तो यहाँ पर बचेगा 6 और 2 से 6 को यदि हम काट देंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका भी 3 वर्ग मात्रक आया और पिछले त्रिभुज का भी 3 वर्ग मात्रक आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या तो दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हैं ये प्रश्नावली यहाँ पे हो चुकी है। इसके पार्ट 1 का जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दिया हूँ और उसमें जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इसमें जो पार्ट 1 बनाया है वो ज्यादातर महत्वपूर्ण है, आप उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति चालू करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।